Hi everyone, welcome to my magazine, The Spiritual Citizen. My today's guest is Mr. Mukesh Gupta. He is a leading businessman in the world of advertising and media. I met him when he moved into the neighborhood. I was struck by his down-to-earth nature, his humbleness, his simplicity, and his smiling face. It was a pleasure to watch him play with his grandchildren, all the silly games, and at the same time educating them. Mr. Gupta is very lavish in his hospitality. He treats his friends with dignity and respect. Mr. Mukesh Gupta is professional and at the same time a very humble man. This speaks volumes about his ethical nature. He is truly and genuinely an ethical businessman. Good evening, Mukeshji. Welcome to Good my evening. welcome to my YouTube magazine, The Spiritual Citizen. I have had so many informal conversations with you. So this is a very formal conversation. एंड जैसा कि आप जानते हैं हमारी ज़िंदगी जो है वो एक किताब की तरह होती है, उसमें कई चैप्टर्स होते हैं। आज हम आपकी लाइफ के कुछ चैप्टर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम शुरू से शुरुआत करें तो प्लीज़ टेल अस अबाउट योर चाइल्डहुड, योर फैमिली एंड वो ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जो आपने अपने पेरेंट्स से इम्बाइब की हैं? देखिए, मेरा बचपन जो है वो हरियाणा में जगाधरी, यमुनानगर अगर आपने सुना हो, तो वहाँ पर बचपन बीता। और क्योंकि मैं घर में बड़ा था, हम 4 भाई-बहन हैं और मैं बड़ा था तो मेरे ऊपर ज़िम्मेवारी ज़्यादा थी। तो फिर मैं बचपन से ही पिताजी के साथ ही काम में लग गया था और साथ-साथ पढ़ाई भी करता रहा। तब हमने ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी का काम शुरू किया बहुत छोटे लेवल पर, बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ में। और ये समझिए कि 77 में जो हमने काम शुरू किया था, 80 81 में हम एक अच्छी पोज़ीशन में हो गए थे। पिताजी से हमें एक ही चीज़ सीखने को मिलती थी कि जो भी करें ईमानदारी से। ऑनेस्टी बिज़नेस में होना बहुत ज़रूरी है। किसी के साथ भी कोई चीटिंग ना करें, हेरा-फेरी ना करें और बहुत मेहनत करके काम करें। और उसी का नतीजा ये था कि हमें हर जगह बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। उस टाइम पर जो हम अलग-अलग हुए, तो उसका एक बेनिफिट ये हुआ कि सबने इंडिपेंडेंटली खूब बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत करके सबने अपना-अपना बिज़नेस खड़ा किया और बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस हुई। मेरे एक भाई ने साधना चैनल शुरू किया। मुकेश जी, आप खुद भी बहुत बड़े विजनरी हैं और आप मुझे एक बात बताएं कि क्या आप शुरू से बिजनेस में आना चाहते थे या आपके कभी सर्विस का भी मूड बना था? और आपका बिजनेस में सक्सेस मंत्रा बताइए। मेरा शुरू से ही बिज़नेस में ही इंटरेस्ट रहा। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि पढ़ना लिखना ठीक है, बहुत ज़रूरी है, अच्छा है, पढ़ना लिखना चाहिए। लेकिन तुम्हारे लिए इस टाइम पर बिज़नेस करना ज़्यादा अच्छा है। बात बड़ी अच्छी थी और उस बात को मानते हुए मैंने बिज़नेस करते-करते जैसे भी पढ़ाई हो सकती थी, वो ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ और वो भी रेगुलर क्लासेस से। तो इसलिए वो जो उस टाइम का जो बिज़नेस वाला जुनून था, वो बहुत अच्छा था। और था क्या कि हमें बचपन से ही, जैसे मैं दुकान पर बैठता था तो ट्रेनिंग हो गई। बाद में जब पिताजी ने छोटा बिज़नेस शुरू किया तो भी अ, तो भी 14-15 साल की उम्र में इनकम शुरू हो गई। तो लगा भाई इससे तो बढ़िया कोई काम हो ही नहीं सकता। Mukesh ji, you run a very successful advertising and media company, Graphic Ads. And I want to ask you one thing. How important is ethics in business? आपको कभी लगता है कि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि वो ओवरनाइट सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाएं,
क्योंकि एज यू आर सेइंग आपने मिड 70s से अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करना शुरू किया, तो ये एक पूरी जर्नी है जो आपने अचीव करी है। सो व्हाट डू यू से अबाउट दैट, उसके बारे में आपके थॉट्स क्या हैं? देखिए, बिजनेस में जो आप एथिक्स की बात कर रहे हैं, ये होना बहुत जरूरी है। एथिक्स और ऑनेस्टी। राइट। अगर आपकी इमेज ऑनेस्टी वाली है तो कोई लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। आज भी हमारे साथ बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे जुड़े हैं जो 30-30, 35-35 साल से बिजनेस हमारे साथ ही कर रहे हैं, और सेम पोजीशन एथिक्स की है। किसी के साथ चीटिंग नहीं होनी चाहिए, बिजनेस में नीट एंड क्लीन बिजनेस होना चाहिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए अच्छा सोचना चाहिए, अपने एम्प्लॉयज को हम बिल्कुल अपने परिवार की तरह से मान करके चलते हैं। तो पेंडेमिक के टाइम पे आप अपनी टीम को कैसे मोटिवेटेड रखते हैं? हमने सबको, किसी को भी नहीं निकाला, एक आदमी भी ऐसा नहीं था जिसको हमने हटाया हो। सब लोगों को एंगेज रखा पूरे पेंडेमिक में। सबसे अच्छी बात यह है कि मेरा बेटा जो आलोक है वो बहुत डायनामिक है, बहुत क्रिएटिव है, और वो आज भी अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद भी लगातार स्टडी करता है। वो नए नए टूल्स को स्टडी करता है, नई नई बुक्स पढ़ता है। तो उसने इन सब बच्चों को, हमारी इस पूरी टीम को एंगेज रखा, उनको ट्रेनिंग दी, उनको गूगल की ट्रेनिंग दी, उनको सोशल मीडिया की ट्रेनिंग दी, उनको बहुत कुछ नया सिखाया जो वो बिल्कुल जानती नहीं थी। आप बेसिकली वहाँ आपका अवेलेबल आपका ये कहना है कि पेंडेमिक के टाइम पे आपने अपनी टीम को रीइन्वेंट करना सिखाया अपने आप को। बहुत बहुत अच्छे से। Mukesh, like these days we hear so much about global warming and so much about the social equality and those things. तो आपके नजरों में एक सस्टेनेबल इकोनॉमी का आज की डेट में क्या इम्पोर्टेंस है? ग्लोबल वार्मिंग जो इशू है ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे चल ही रहा है। अपनी सरकार भी बहुत कुछ कर रही है। ये एनवायरनमेंट का जरूर हमें ध्यान रखना चाहिए, और इसके लिए जागरूकता की जरूरत है कि गवर्नमेंट उसको, लोगों को एजुकेट करे, राइट। एजुकेट करके, और धीरे धीरे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी क्या है कि मैं आज की एजुकेशन और पुरानी एजुकेशन में एक फ़र्क देखता हूँ कि हम पढ़े सरकारी स्कूल में। गांधी जी की बातें होती थी कि ईमानदारी, वो 3 बंदर, और वो बहुत सारी सफाई की सब कुछ। वो उस टाइम की जो एजुकेशन थी, जो हमें बचपन में मिली, वो आज भी हमारे अंदर घर की हुई है। आज भी हम घर में अपने हाथ से सब कुछ करना कर लेते हैं काम। हमारी ग्रैंड डॉटर्स हैं, तो अब उनको तो मैं इतना एजुकेट करता हूँ क्योंकि मैं अपने संस्कार उसमें डाल रहा हूँ। अभी जैसे मैं आपको, शायद आपने देखा होगा, मैं उनको भजन सिखा रहा हूँ, उन्होंने उनकी भजन की रिकॉर्डिंग की। तो उन सब चीजों का बेनिफिट हो रहा है उनको। तो हमने तो स्कूलों में अगर ये सब कुछ सिखाया जाए, एथिक्स की बात, ऑनेस्टी की बात, एनवायरनमेंट की बात। हमें याद है हम पेड़ लगाते थे, स्कूल वाले लेके जाते थे पेड़ लगाने के लिए, तो वो आज भी है। आज भी हमारी पूरी दिली इच्छा होती है कि जी हम जो है कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट के लिए अच्छा कर दें। तो वो नहीं, मैंने चीजें आपको यहाँ से। मैंने देखा है अपनी आंखों से कि आप कितना उनको एजुकेट करते हैं पार्क में ले जाके, और छोटी छोटी चीजें कराते रहते हैं, विच इज सो ब्यूटिफुल एंड इट इज सच अ प्लेजर वाचिंग यू। मुकेश जी, आप बहुत सारे सोशल कॉजेस को भी एड्रेस करते हैं। आप क्या सोचते हैं कि सोसाइटी को वापस देना कितना जरूरी है, और विच सोशल कॉज इज क्लोजेस्ट टू योर हार्ट अमंगस्ट ऑल द कॉजेज विच यू आर डूइंग? मेरे को, मैं समझा नहीं आपका एक क्वेश्चन की। लाइक जो कौन आप, सा सोशल कॉज? कौन सा सोशल कॉज आपके दिल के सबसे करीब है? सोशल कॉज, सोशल कॉज सबसे बड़ा तो मेरे को जो लगता है ना, वो ये जो गरीबी वाला है ना इशू, जो बेचारे, जिनको 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलता, वो मेरे सबसे करीबी है। वो मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को। अभी आज भी मैं देखता हूँ कि हमारी 75 ईयर्स हो गए हमारी इंडिपेंडेंस को,
आज भी दिल्ली जैसी जगह में सड़कों पर लोग सोए होते हैं, सड़कों पर सो रहे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा, उनको बहुत सारे स्नैक स्नैक के शिकार हो गए, ड्रग्स ले रहे हैं। उस तरफ ना तो सरकार काम कर रही है अच्छे ढंग से, ना ही हमारे एनजीओ काम कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि इधर तो आपके पास पैदावार की कमी नहीं है, अनाज बहुत है, सब कुछ है, वो गोडाउन में भरा हुआ सड़ रहा है। इन गवर्नमेंट इंतजाम नहीं कर रही कि 2 टाइम की रोटी मिल सके। ये इस तरह के प्रोजेक्ट अगर हर सरकार करे, 10 रुपए में खाना दें, 15 रुपए में खाना दें गरीब आदमी को, कम से कम भरपेट खाना मिलेगा। 10 रुपए 15 रुपए कोई भी दे देगा आराम से। एब्सोल्युटली। उस तरफ कोई भी सरकारें काम नहीं करती। मेरा मेरे को कभी मौका मिलेगा तो मैं सबसे पहला काम यही कर शुरू करूंगा कि 10 रुपए 15 रुपए वाले स्टॉल्स लगवाऊंगा जगह जगह, और वहां पर लोगों को ये सस्ता खाना खिलवाऊंगा। मैं फ्री भी देने के अगेंस्ट हूँ, मैं नहीं कहता कि बिल्कुल फ्री में दे दो, 10 रुपए जरूर लेने चाहिए। कारण क्या है कि जो ले रहा है उसको ये नहीं लगे कि उसने भीख मांग करके ली है, उसको उसका भी आत्मसम्मान हो, उसका भी। कोई नहीं दे पा रहा, कोई बात नहीं, उसको फ्री में दे दो, लेकिन 10 रुपए में देना चाहिए। मेरे को मेरा सबसे अच्छा प्रोजेक्ट मेरे को That's so beautiful. Actually, nobody should go hungry. And it's so important to feed people. Yes. एंड मुकेश जी, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आर्ट एंड कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स में लीड करते हैं और यू गो टू मैनी कंट्रीज, तो आपको क्या लगता है कि आर्ट एक ऐसा कॉमन ग्राउंड है जहाँ पे सारी सभ्यताएं एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, और ऐसे क्यों होता है? ये तो बहुत ही अच्छी चीज है आर्ट एंड कल्चर। देखिए दुनिया को अगर आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ऐसा लगेगा दुनिया एक ही है, पूरा विश्व एक है। हमारी कल्चर या हमारा आर्ट या हमारा म्यूजिक डिफरेंट हो सकता है। जब आप कभी भी देखना, हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में कोई अमेरिकन या कोई ब्रिटेन का या किसी भी कंट्री का कोई भी म्यूजिक आएगा, चाहे अफ्रीकन आ जाए, भले ही हमें समझ नहीं आएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारी रूह को छू आत्मा को लेते बहुत, उस वो इतना सूदिंग होता है। तो इसलिए ये आर्ट एंड कल्चर सेम पोजीशन आर्ट की है। आर्ट बहुत तरह के आर्ट हैं, चाहे वो डांस हो, चाहे पेंटिंग हो, कुछ भी हो। तो ये सारा जो है आर्ट एंड कल्चर म्यूजिक, ये पूरी दुनिया को जोड़ने का काम करता है। इंडियन और वेस्टर्न कल्चर में आप मुझे एक सिमिलैरिटी बताएं, क्योंकि आप इतना ट्रैवल कर चुके हैं, और एक डिफरेंस बताएं कि कहाँ पर हम जुड़ते हैं और कहाँ पर हम अलग हो जाते हैं एट द लेवल ऑफ कल्चर। जुड़ने का तो एक ही है, सबको प्यार चाहिए, सबको एक दूसरे से मिलना अच्छा लगता है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहना अच्छा लगता है। मैं इतने देशों में गया हूँ, हर जगह पर हर तरह के लोग मिले मेरे को, और सबका एक ही था कि जी आप हमारे टच में रहें, हम आपके साथ बिजनेस भी करना चाहेंगे और आपके साथ कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम जुड़ना चाहेंगे। आप हमारे यहाँ अपने डेलीगेशन लेकर के आए, हम आपके यहाँ पर आएंगे। तो ये मैंने देखा कि ये पूरे ग्लोबली ये सब लोगों यही चीज पसंद करते हैं कि एक दूसरे से जुड़े रहना बहुत पसंद करते इंडिया हैं। को और छोड़ वेस्टर्न में जी, इंडिया को छोड़ के किस कंट्री का कल्चर आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा? मेरे को रशियन कंट्रीज जो हैं, जिनमें बहुत सारे रशियन कंट्रीज में गया, जी जी। मेरे को वहां पर सब ऐसे लगे जैसे वो हमारे ही भाई बंधु हैं, हमारे जैसे ही। तो कहीं ना कहीं हो सकता है पुराना कनेक्ट भी रहा हो। तो ये जैसे हम अगर देखते हैं आज के हिंदुस्तान और पुराने हिंदुस्तान में अफगानिस्तान हो, सब कुछ हमारे साथ जुड़ा हुआ ही था। अफगानिस्तान के साथ कजाकिस्तान, ये तजाकिस्तान, और फिर ये रशिया, मॉस्को, यूक्रेन, ये सब कहीं ना कहीं पुराने हम लोगों के साथ में जुड़े ही रहे हैं। अगर हम हजारों साल पुरानी बात करें तो उनमें आज भी मैं देखता हूँ कि रशियंस में बहुत अपनापन है और वो जुड़े रहना बहुत पसंद है।
ओके, दैट्स समथिंग इंटरेस्टिंग। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप रशिया का नाम लेंगे इस बीच में। तो मुकेश जी, आप ये बताइए, आप उन यंगस्टर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं पर उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए इतने पैसे नहीं हैं? व्हाट एडवाइस, जस्ट वन और टू पॉइंट्स, जिससे कि वो डिसहार्टन ना हो और बिजनेस भी स्टार्ट कर सके, जैसे कि आपने अपनी कहानी बताई कि यू स्टार्टेड एब्सोल्युटली फ्रॉम अ वेरी स्मॉल बिगनिंग्स। देखिए, गवर्नमेंट ने आजकल बहुत अच्छी-अच्छी स्कीम्स चला रखी हैं। ये स्टार्टअप वाली, एमएसएमई, बहुत कुछ है गवर्नमेंट की स्कीम। अगर सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योर को, यंगस्टर्स को उन स्कीम्स को स्टडी करना चाहिए। अगर उनको डायरेक्टली कहीं गवर्नमेंट से हेल्प मिल जाए तो वेल एंड गुड। अगर ना मिले तो हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो यंगस्टर्स को सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे जो सक्सेसफुल हो गए। इस तरह के जो 30-30, 35-35 साल के या 25 साल के बच्चे थे जो उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया और कामयाब हो गए। लेकिन हर एक नहीं होता। तो मे बी लाखों उनके प्रोजेक्ट्स में कुछ नयापन था जो पहले कभी देखा नहीं गया था, इसलिए वो सक्सेसफुल हो गए। डेफिनेटली कहीं न कहीं उनको, जैसे ओयो है, ओयो रूम उसने जो बनाया, एक जी। नया कांसेप्ट था हाँ जी। बहुत, और इकोनॉमी बूम पर थी, टूरिज्म बहुत बढ़ा हुआ था, लोग आते जाते थे बाहर, इसलिए वो जी। कामयाब हुई। तो ऐसे ही जो यंगस्टर हैं अगर अच्छे प्रोजेक्ट लेकर के आएँगे, तो बहुत लोग हैं उनको सपोर्ट करने वाले, सीड मनी देते हैं, वो अपना मार्जिन रखते हैं डेफिनेटली। तो थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होकर के चलें। हर एक को एक्चुअली सोचना ये चाहिए कि आज देखो कि आज मेरे को ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, कल का नहीं देखो, कल तो अच्छा हो ही जाएगा ऑटोमेटिक। अगर लेकिन आज किसी न किसी को साथ ले लेना चाहिए अगर कोई अच्छी ऑफर दे रहा है। सो दैट्स अ वेरी गुड एडवाइस। एंड मुकेश जी, आपने शायद ही कोई ऐसी चीज है जो नहीं करी है अभी तक, पर अभी भी आपकी बकेट लिस्ट में क्या है? अभी कौन सी ऐसी चीजें जो आप करना चाहते हैं? और रोज सुबह उठ के वो ऐसी कौन सी बात है जो आपको इंस्पायर करती है और आपके अंदर वो एक नया जोश पैदा करती है? अब तो बस सिंपली मैं तो एक ही चीज़, मेरा टारगेट है कि और 5-7 साल काम करने के बाद जब बच्चे अच्छे से बिज़नेस को पूरी तरह से सँभाल लेंगे, तो मैं कंप्लीटली सोशल वर्क में आऊँगा। और जैसे मैंने आपको बताया जो अ, ₹10 की थाली या इस तरह के मैं कुछ ना कुछ ज़रूर प्रोजेक्ट शुरू करूँगा, जिससे कि मैं कुछ लोगों का भला कर पाऊँ। भगवान मेरे को इतनी शक्ति दे, इतना फाइनेंशियली या सब कुछ सपोर्ट दें, तो मैं मैं सोचता हूँ कि मैं समाज के लिए ज़रूर कुछ करूँ। आप बच्चे बिल्कुल मेरे कर पाएंगे क्योंकि आपके थॉट्स इतने प्योर हैं। और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि आप नारायण की सेवा करना चाहते हैं उन्हें खाना खिला के। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल थॉट। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे जाते जाते मैं पूछना चाहूंगी कि पेंडेमिक के टाइम पे there are a lot of people who are stuck in home, and especially youngsters, and a lot of people are going through a lot of psychological problems, काफी अकेलापन महसूस कर रहे हैं, कईयों की जॉब्स चली गई हैं। तो एक लास्ट में एक इंस्पिरेशनल बात उनसे आप कहें जिससे कि उनको ये लगे कि ये टेम्पररी है और नया सवेरा जरूर आएगा। देखिए, ये तो निश्चित है। अभी मैं अ, ये जो पेंडेमिक वाली बात हुई है कोरोना की, शुरू से ही मैं हमेशा पॉज़िटिव रहा हूँ। लेकिन अब ये जो सेकंड वेव आई, वो थोड़ी-सी कुछ ज़्यादा खतरनाक थी। उसने बहुत सारे लोगों को बहुत तरह का नुकसान दिया, फाइनेंशियली भी, और बहुत सारे हर हर परिवार में कोई ना कोई क्लोज़ रिलेटिव, फ्रेंड्स चले गए। और ये जो आप ये आपने बताया कि बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई। तो बेसिकली ये लॉन्ग टर्म नहीं रहने वाली, और बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को तो लगता है विदिन ए मंथ, क्योंकि मैं खुद भी बिज़नेस में हूँ, मैं देख रहा हूँ मार्केट को।
मार्केट सेंटिमेंट्स को, विद इन ए मंथ सब कुछ एकदम तेजी से दौड़ने लगेगा। जिन लोगों की भी नौकरियां गई हैं, डेफिनेटली उनको नई नौकरियां मिलेंगी। ना मिले तो हर एक को कुछ ना कुछ जरूर अपना स्टार्ट करने का सोचना चाहिए। आगे बढ़ करके करेंगे तो 100% सक्सेसफुल होंगे। लेकिन मैं एक ही चीज और सबको कहना चाहूंगा कि पॉजिटिविटी रखना बहुत जरूरी है। आप कुछ भी काम करें पॉजिटिव सोच के साथ शुरू करें। अगर पहले मन में निराशा होगी कि हो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अगर मन में ये आ गया ना पता नहीं होगा या नहीं, तो बिल्कुल नहीं होगा। ये मान के चले 100% होगा। क्यों फेल होंगे? तो वो फेल नहीं होगा कभी। मुकेश जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली Thank you. कॉन्वर्सेशन। आई थिंक आज बहुत सारे लोग जो इस इंटरव्यू को जब मैं लॉन्च करूंगी और देखेंगे तो ये समझेंगे कि बिजनेस में एथिक्स होना, ऑनेस्टी होना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस में जाओ तो डरने की ज़रूरत नहीं है। 1 साल, 2 साल, कुछ सालों में आपको रिटर्न्स आने लगेंगे। और ये भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपने कहा कि हमें पॉजिटिव रहना ज़रूरी है पैंडेमिक में। हमें अपने आप को रीइन्वेंट करना बहुत ज़रूरी है और हमें इस बात को भी समझना ज़रूरी है, आज नहीं पर 1-2 महीने में मार्केट में फिर बूम आएगी और जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स स्टार्ट करी हैं, उसका जहाँ तक हो सके यंगस्टर्स फ़ायदा उठाएँ। इस सीख के साथ आज का ये इंटरव्यू मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। Thank you very much, Mukesh ji, from the bottom of my heart for trusting me with my first venture. Thank you so much. Thank you.